सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपको हिंदी की सहायक पुस्तिका कृतिका का पाठ 1 इस जल प्रलय में पढ़ाएंगे। पाठ का शीर्षक है इस जल प्रलय में। इस पाठ को फणेश्वर नाथ रेणु ने लिखा हुआ है और इस पाठ में लेखक ने अपने गांव तथा बिहार के पटना शहर और अन्य क्षेत्रों में आई हुई त्रासदी का मार्मिक चित्रण किया हुआ है। लेखक के अनुसार उसके अपने गांव में जब वर्षा के समय में बाढ़ का आगमन होता है, प्राकृतिक आपदा जब आती है, चारों ओर बर्बादी दिखती है, तो ऐसे समय में आने वाली त्रासदी को लेखक ने जल प्रलय की संज्ञा देते हुए इसका वर्णन किया हुआ है। लेखक कहता है, जब गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जल के प्रवाह में जनजीवन अस्त व्यस्त कर देती हैं, तब उस दृश्य को देखकर मन कितना द्रवित हो उठता है, उसका वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया हुआ है। कुछ जानकारी इससे पहले लेखक के बारे में कर लेंगे। फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिगना नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नेपाल में हुई। सन 1912 के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में अपना विशेष योगदान दिया। आंचलिक ग्रामीण जीवन के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन, रंगात्मक और रसमय चित्रण इसमें खींचा हुआ है। गांव के लोगों के अभावों और भोलेपन से परिपूर्ण परिचित वे थे। उनका अंतर्मन से यह भाव समझते थे वे। उनकी कुछ रचनाएं रेणु की प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं। उनका उपन्यास मैला आंचल, परती परिकवा, कितने चौराहे, कहानी के रूप में उन्होंने जो संग्रह किया है अग्नि, खोर, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, और रिपोर्तार्ज के रूप में ऋण जल, धन जल, नेपाली कांति कथा इत्यादि। और सन 1977 में इस का देहांत हो गया। अब हम इस जल प्रलय में पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा
कि बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषा का अंदाज लगा लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बबाई, स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर के प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मपुरा में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947 में, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के चित्रण अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने बहने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनः का पानी राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जब बाढ़ का आगमन होता है तो लोग किस प्रकार की तैयारी करते हैं। यहाँ पर से आएगा ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, काम्पोज की गोलियां जमा आदि एकत्रित करते हैं। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है, जलमग्न। दोपहर में सुना मिली गोलधर जल से घिर गया। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिलती थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। और 5 बजे अब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अब ले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत यानी लगातार अनर्गल, अनावश्यक, अनगढ़, गद्यमय स्वगतोक्ति से कई बार बोर नहीं होते। धन्य है। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया, क्या पार कर गया, श्री कृष्णापुरी
पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ हाउस के पास पहुँचे, कॉफ हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेहुआ झाग उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल यानी बाढ़ के पानी को ही मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। आतंक के बारे में दोनों हाथ भर बस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शे वाला बहादुर है, कहता है, चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। प्लेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गौरिक आवरण आच्छादित ढका हुआ हो रहा था। हरियाली पर सने सने धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वदा नया था। इसी बीच एक अधेड़ पहलवान शक्तिशाली मुष्टंडगांध और गंवार जोर जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र ने स्थानीय समाचार प्रसारण हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ष होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण मानस कान से सुनना। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और फिर किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कुछ रेखाएं दिखाई दी। सन 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी
थाना के वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ा करके कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उनका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकर नहीं, कुकर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की आड़ में डूबे हुए एक मुसहरी में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई दी पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बना करके स्टेज की तरह बनाया गया। मचान ऊंचा स्थान होता है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ माने नाटक करने वाला नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। यानी वह धानी है, धरणी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मना कर राह से लौटाने गया। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागड़ 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 चकके चकधुम चकके चकधुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय वालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। झिंझिर का मतलब गाँव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और सन 1967 में जब पुनः का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डाल करके एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बाँस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने
अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर रेडियो का गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हमारे ब्लॉक के पास गोलबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों और खतियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी की आवाज़ की प्रतिध्वनि मड्रा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया मझधार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, न आती रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया अथवा तटबंध लड़ते हुए इंजीनियरों को जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। तभी जगे हुए कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम श्रृंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप चौप चौप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के आवाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। वे शाम को एक बार पड़ोस में जाकर के टेलीफोन करने के लिए चौगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था। एक कदम और शब्द नहीं, टुग फुग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह ठुकर ठुकर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले गेहुए रंग के भेड़। ओए धोखो ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गयलो हो। राम सिंगार हो मोहन रामचन्नर अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी टोली की शक्ल में मुंह में
झाग फेन के लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिशाला में और अति शिथिलशाला में से और आगे भंगी बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पिछले पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर जब पानी हमारा पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा, गोलवर्म के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। कहे कितना तेज है? सो उनका पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आ गेले। सामने की दीवार की ईंट जल्दी जल्दी टूटती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा टूट गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखा आया हूँ, परंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, मैं नहीं तो भय के मारे जाने मेरा क्या हाल होता। देखते देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता। अच्छा है, कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। अब इसके शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ इसमें कुछ आए पाठ के अनुसार। पनाह माना होता है शरण या आड़। परती का मतलब होता है बंजर भूमि। विभीषिका भयानकता, अंदाजा, अनुमान। रिपोर्टाज का मतलब होता है घटना की सूचना प्रस्तुत करना। सपाट का मतलब है समतल। प्लावित का मतलब है जो जल में डूब गया हो। अनवरत माने लगातार। अनर्गल बेतुकी। अनगढ़ बेडौल। प्रस्फुट अस्पष्ट। गौरिक का मतलब है गेहवे रंग का। आच्छादित का मतलब ढका हुआ। आवरण पारदा। विज्ञापन सूचना पत्र। उत्कर्ण सुनने की उत्सुकता। आसन पास आया हुआ। मुष्टंड शक्तिशाली। आदम कद आईना, आदमी के बराबर शीशा। बुजदिल कायर। किरासन मिट्टी का तेल। चेष्टा कोशिश। बतरतीब बिखरा हुआ। चलचित्र सिनेमा। शरणार्थी शरण में आने वाला। एग्जिबिशनिज्म माने प्रदर्शनवाद। आसन्न प्रसवा, जिसका आजकल में बच्चा पैदा होने वाला हो, उसे कहते हैं आसन्न प्रसवा। स्वजन अपने रिश्तेदार। स्मृति याद। मूद कर बंद कर। इस प्रकार से इसके शब्दार्थों को लिख करके इनको याद कर लेंगे। अब आज का गृह कार्य अतिरिक्त। पहला सवाल है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग कैसी तैयारी करने लगे? बाढ़ की खबर सुनकर लोग कैसी तैयारी करने लगे? बाढ़ की खबर सुनकर लोग पीने का पानी, दिया सलाई, दैनिक उपयोग की चीज़ें, दवाई इत्यादि एकत्रित करने लगे। अगला सवाल है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहते हैं और क्यों? मृत्यु का तरल दूध किसे कहते हैं और क्यों? बाढ़ के पानी को
मृत्यु का तरल दूध कहते हैं। बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहते हैं क्योंकि यह अपने अपने साथ कई आयामों को, कई जनधन की हानि करता हुआ यह आगे बढ़ता है। धन्यवाद। शेष कल।